हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीएपीएफ मेंटोर। अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं सीएपीएफ के लिए, तो आपका एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, लगभग 1 महीने का टाइम रह गया है। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारे जो सेशन है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंडियन पॉलिटी, दैट इज द अमेंडमेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अलग अलग अमेंडमेंट्स हुई हैं, पर सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं, कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी बनती है, उन सारी चीज़ों के ऊपर आज का सेशन रहने वाला है। तो देखो, इंडियन पॉलिटी की अगर बात करूं तो इंडियन पॉलिटी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इंडियन पॉलिटी में बेसिकली अगर आप जो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारा कुछ पढ़ ले, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ऑब्वियसली। बट अगर मेन एक चीज़ बात पे मैं आपका फोकस लेके आऊँ तो वो क्या है कि जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स होती हैं, अमेंडमेंट्स, रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, इनके ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे। जनरली स्टूडेंट मिसलेनियस टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। ऑल्दो ये है बड़े इंपॉर्टेंट है, बट ये छूट जाते हैं क्योंकि हमारा वैसे ही सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता मेन जो है। तो हम सोचते हैं बाकी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, और बाद में फिर उनका लग नहीं पाता है। एग्जाम में क्वेश्चन है वो इन्हीं से आते हैं। तो आज के सेशन में हम इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे चैनल के थ्रू। जो भी हम अपनी वीडियोस लेके आएंगे वो सारा कुछ आपको भी मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। देखो, एक सिंपल सा सवाल है ये। इसके अंदर जो जनरली क्वेश्चन हमें देखने को मिलता था वो ये था कि कौन सा आर्टिकल है जो कि डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के ऊपर। तो आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द अमेंडमेंट एंड प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट नाउ ये जो क्वेश्चन है, ये आपका आर्टिकल के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। दे आर आस्किंग कौन सा पार्ट है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वहां पर भी है क्या ना, पार्ट 20 के अंदर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर प्रोसीजर है, या फिर उस आर्टिकल के अंदर बात की जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अमेंडमेंट में किस तरह से अमेंडमेंट की जा सकती है, क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीजें आर्टिकल 368 के अंदर। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, पार्ट 20 और बी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे हम चलते हैं, प्रोसीजर क्या है वो सारी चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा जो है वो इन क्वेश्चंस यही डिस्कस करना है, सवाल कहां से किस आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द प्रोविजन व्हिच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वाज रूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस 1973, ऑप्शन बी मिनर्वा मिल केस 1980, ऑप्शन सी गोलकनाथ केस, या फिर ऑप्शन डी चंपकम दोराई राजन केस 1951। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या है ना, एक सिंपल सी चीज है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी, ऑप्शन ए बी सी डी में से अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, केशवानंद भारती केस 1973। इस केस के अंदर एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट थी, क्या चीजें बात की गई थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट जो है ना वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। सुप्रीम इन द सेंस क्या मतलब, क्या इससे पहले गोलकनाथ केस हो गया, ठीक है, मिनर्वा मिल केस आ गया, कि केशवानंद भारती केस हो गया, इन सब केसेस जो हैं इनमें यही बात चल रही थी कि भाई पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। क्या उसके पास अनलिमिटेड पावर है कि वो किसी भी प्रोविजन को पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है, या फिर उसके पास कुछ लिमिटेड पावर्स हैं? तो अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट में अगर आप इन जजमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर तो ये बात कही कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड करने की पावर नहीं रखता। पार्लियामेंट के ऊपर यह भी जजमेंट दी गई बाय द सुप्रीम कोर्ट कि वो किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है, किसी भी प्रोविजन। फाइनली जो आज तक का लैंडमार्क जजमेंट रहती है ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो जजमेंट आई थी केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी डिस्टर्ब।
मतलब कि भारत के संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च जो न्यायालय है, उसके पास पावर है कि वो किसी भी प्रोविजन को, किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकता है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका डिस्टर्ब नहीं होता। नाउ द क्वेश्चन अराइज, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में है क्या? तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई एक जजमेंट तो नहीं है। एक जजमेंट हो तो मैं बताऊं, मल्टीपल जजमेंट्स के अंदर मल्टीपल टाइम सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स के थ्रू बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्या क्या मिला के कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो जैसे सिंपली अगर बात करें, इक्वालिटी आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो सारी बातें जो हैं अलग अलग जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बताता है, बट हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए है, केशव नंदा भारती केस 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 360। ये आर्टिकल 368 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की जाती है, बदलाव किए जाते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है? पहली स्टेटमेंट की बात करें, एन अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। सेकंड की बात करें, द बिल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर्स प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। या फिर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, द प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल बट कैन नॉट रिटर्न द बिल टू द रिकंसिडरेशन। नाउ देयर आर दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए है 1 2, बी 2 3, 3 ओनली, एंड डी नन ऑफ द अबव। आर्टिकल 368 वो आपका आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट के बारे में बताता है। इसमें क्या प्रोसीजर जो था एस्टैब्लिश किया गया है, जो हमने पहले बात की, क्या प्रोसीजर है उसके अंदर, क्या ये स्टेटमेंट कौन सी सही है कौन सी नहीं। एन अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द लोकसभा, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो इनिशिएट किया जा सकता है लोकसभा, राज्यसभा, कहीं, उसमें लोकसभा को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस तो नहीं मिलते। द बिल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर्स प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी सही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को किसी भी हाउस में लाने के लिए प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और तीसरे की बात करें, प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल बट कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन, ये भी आपका गलत है। अब देखो, एक चीज याद रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी इनिशिएट किया जा सकता है। दूसरी चीज, प्राइवेट मेंबर, मिनिस्टर, कोई भी इस बिल को इनिशिएट कर सकता है। नेक्स्ट बात अगर बात करें तो प्रेसिडेंट की परमिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इनिशियली स्टार्टिंग में, ऑल्दो बाद में तो प्रेसिडेंट के साइन होंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट अपना जो कंसेंट है उसको विदहोल्ड करके, प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड हिज असेंट, ये भी नहीं रख सकता, तो थर्ड स्टेटमेंट भी कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। As per Article 368, the Constitution Amendment Bill must be passed in each house of the Parliament by 368 आर्टिकल के अंदर जो अमेंडमेंट होगी उसको जब पार्लियामेंट से पास करवाया जाएगा किसी भी हाउसेस से, तो वहां पर किस तरह की मेजोरिटी का यूज किया जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए है स्पेशल मेजोरिटी बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर बी की बात करें सिंपल मेजोरिटी बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या सी की बात करें एब्सोल्यूट मेजोरिटी बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर डी की बात करें स्पेशल मेजोरिटी इन द लोकसभा एग्रीड टू इट बाय द सिंपल मेजोरिटी बाय राज्यसभा। चार ऑप्शन है आपके पास, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, पहली चीज तो आप याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग प्रोविजंस है। आर्टिकल 368 के अंदर जब हम पास करते हैं तो उसमें क्या है ना, स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट तो आपको है ही है, ठीक है, बट क्या वो ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से चाहिए? बिल्कुल सही बात, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से हमें स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने करनी हो ना तो उसके तरीके कई है, ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर करनी हो तो उसके तरीके कई है, बट हम बात कर रहे हैं 368 के अंदर अमेंडमेंट की, तो वहां पर मेजोरिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर आर सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी। अब ध्यान दो, हमने पिछले क्वेश्चन में ही बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड अगर करना है तो मल्टीपल तरीके हैं। यहाँ पे बात आ गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना है
तो प्रोविजन है बाय द सिंपल मेजोरिटी भी किया जा सकता है ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। वो प्रोविजन कौन से हैं? मतलब मैंने कहा कि 368 के अलावा भी कई तरीके हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, बट जब हम अमेंडमेंट करेंगे तो उसमें प्रोविजंस कौन से होंगे जिनको हम अमेंड करेंगे? वो क्या प्रोविजंस है? इज इट द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या फंडामेंटल राइट को हम बदल दे विदाउट 368 का प्रोविजन जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किए हुए? ऐसा कर सकते हैं। या फिर सेकंड की बात करें, यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन दी पार्लियामेंट। या फिर थर्ड की बात करें, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। तो देखो, आप याद करेंगे पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। उसके अंदर कहा गया है न्यू स्टेट को ऐड करना है, बाइफरकेट करना है, टेरिटरी चेंज करनी है, नेम चेंज करना है। इंडिया के अंदर कोई नया टेरिटरी ऐड करना है, वहां से कोई अलग करना है, ये सारा कुछ जो करना है ना, उनको अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल 4 है। मतलब आर्टिकल 2 और 3 के अंदर अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं, जिसमें मैं बता रहा हूं कि टेरिटरी को आप ऐड करो इंडिया के अंदर, वहां से निकालो, जैसे हमने बांग्लादेश के साथ किया था 2015 में, या फिर हम कोई स्टेट का नाम बदल दे, स्टेट की टेरिटरी चेंज कर दे, स्टेट को 2 पार्ट में तोड़ दें, या फिर 2 को 1 बना दे आर्टिकल 3 में। तो 2 और 3 आर्टिकल में अगर कोई भी बदलाव करते हैं तो उसका जो प्रोसीजर है, फिर उसके बारे में जो मेंशनिंग है वो आर्टिकल 4 में है। और आर्टिकल 4 यही कहता है कि एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी न्यू स्टेट आप कर सकते हो बाय द सिंपल मेजोरिटी, बाय सिंपल मेजोरिटी। और उसके अंदर आपको आर्टिकल 368 का यूज करना जरूरी नहीं है। दैट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन 3 ओनली। इसमें हम सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय a special majority of the parliament and also require the consent of the half of the state legislature by simple majority। यहां पर क्या कह रहे हैं, एक तो हमने पढ़ा 368 के अंदर स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू होगा बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन देखा कि आप सिंपल मेजोरिटी से भी कर सकते हो, आर्टिकल 2 और 3 को अगर आपने चेंज करना हो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी हो, तो सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो। ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको आप अमेंड करोगे तो आपको स्पेशल मेजोरिटी तो लगेगी लगेगी, बट साथ में हाफ ऑफ द स्टेट उनका रेटिफिकेशन भी रिक्वायर्ड होता है, उनकी भी मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। तो वो प्रोविजंस क्या हैं? पहला, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। सेकंड स्टेटमेंट है एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। या फिर फोर्थ की बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। तो देखो, ये तीसरी टाइप की मेजोरिटी है जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाता है। इसमें स्पेशल मेजोरिटी बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द सिंपल मेजोरिटी बाय द हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफाइड होके आए तो हम उसमें बदलाव कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आता क्या है, इसमें अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर जो है उसको उसमें चेंजेस लेके आ रहे हो, यूनियन और स्टेट्स का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी चेंजेस लेके आ रहे हो, यहाँ पे पावर डिवाइड्स हैं, तो उसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो सिंपल अगर बात करें, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अगर होगा और इसके मैनर में कोई बदलाव ला रहे हैं तो वो इसकी जरूरत पड़ेगी। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, मैंने बोला ना कि फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज लेके आएंगे तो वो भी इसकी जरूरत पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स में अगर उनके सिस्टम में कोई बदलाव लेके आ रहे हैं, हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, तो भी जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करें उसमें भी जरूरत पड़ेगी। कंफ्यूज करने वाला आपका सिर्फ यही था, बट आप मान के चलो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016, तो इसमें जो आपका बदलाव किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो अमेंडमेंट की गई थी, 101वीं अमेंडमेंट थी, के थ्रू आपका गुड्स जीएसटी काउंसिल वगैरह ये सब कुछ ऐड किया गया था। तो ये सारा कुछ जो है ना, ये सारा कुछ इसी मेजोरिटी के थ्रू जो है इसमें चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होता तो हम उसको नहीं ऐड करते, बट यहाँ पे सभी और उसमें जरूरत होती। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर और इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर एंड नॉट बाय अ प्राइवेट मेंबर। बी की बात करें, द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज ओनली विद द पार्लियामेंट। नेक्स्ट बात करें, द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट
बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। नेक्स्ट की बात करें, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द पर्पस ऑफ द डेलिब्रेशन एंड पासेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। देखो जो सवाल है हमारा क्या कहता है कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है? पहली स्टेटमेंट से शुरुआत करें, हमने वैसे पढ़ ली है, दोबारा देखें। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर नॉट बाय अ प्राइवेट मेंबर। हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं, हमें पहली इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहीं पे मिल जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अगर पास करना है ना, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर ही उस बिल को प्रपोज कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर और बाय द प्राइवेट मेंबर। कोई प्राइवेट मेंबर अगर इंट्रोड्यूस करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो पहली स्टेटमेंट ही हमारी इनकरेक्ट है, दैट मीन्स ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाकी स्टेटमेंट्स को आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, तो बाकी सारे स्टेटमेंट आपकी जो है वो आपको करेक्ट नजर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which constitutional amendment act conferred constitutional status to the National Commission of the Backward Classes? कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया, प्रदान कर दिया गया, किसे? नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। ऑप्शन ए की अगर बात करें, ऑप्शन ए है आपका 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 या फिर 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो देखो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 तो हमने पढ़ा जीएसटी काउंसिल के बारे में, ठीक है। उसी के नेक्स्ट जो अमेंडमेंट हुई है वो आपकी नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस वाली है। तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 वाली है, जिसके थ्रू नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मिली। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ये नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, इसका टेन्योर, कॉम्पोजिशन, कौन कौन होगा कौन नहीं होगा, किस तरह से काम करेगा, वो सारा कुछ उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 इज रिलेटेड विद। ये हमने क्वेश्चन कर ही लिया है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी जो टैक्स था वो 101वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग राइट्स फ्रॉम 21 ईयर्स से लेकर 18 साल की उम्र के बीच। तो देखो हमारी जो वोटिंग राइट्स थी ना वो 21 साल थी पहले, अब उसको रिड्यूस करके आपका 18 कर दिया गया था। तो वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसके थ्रू ये किया गया था? देखो ऑप्शन ए है आपका 60th अमेंडमेंट एक्ट 1988, 62nd अमेंडमेंट एक्ट 1989, 63rd अमेंडमेंट एक्ट 1989 या 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो 62nd अमेंडमेंट एक्ट 1989 के थ्रू आपका जो वोटिंग राइट्स थी उसको कम करके 21 से 18 की गई, और इसी के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया, क्योंकि हमारा यूनिवर्सली एडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू जो आपकी वोटिंग राइट्स थी वो आपकी 21 उसको बदल के 18 किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। वो आपका 62nd अमेंडमेंट एक्ट 1989 के थ्रू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल रहेगा आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर। सेकंड है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर। पहली स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत है, और दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट, ये भी आपकी गलत है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपकी सेंटर में है, और सेंटर में अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? हाँ, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट लिख रखा है कि इनकरेक्ट, कहीं आप करके आ जाओ कि बहुत जो है आपकी करेक्ट इनकरेक्ट उसके हिसाब से जवाब देंगे। तो ना तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट सही है, ना ही आपकी दूसरी स्टेटमेंट सही है। इनकरेक्ट कौन सी हुई? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2। याद रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट होगा तो आपका नाइदर 1 एंड 2 होगा, इनकरेक्ट है इसलिए बोथ 1 एंड 2 आएगा।
ये ऑप्शन जरा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 74-75 डील्स विद द, क्या है आपका ऑप्शन ए है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर, ऑप्शन सी एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड ऑप्शन डी की बात करें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द सेंटर। आर्टिकल 74-75 जो है ना वो ये कहते हैं कि देयर विल बी अ कैबिनेट ऑफ, देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक बड़ा सवाल हो जाता है कई बार कि प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के ऊपर, आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कौन सा आर्टिकल है। तो प्राइम मिनिस्टर एज अ प्राइम मिनिस्टर की हमारा कोई प्रधानमंत्री होगा ऐसा कोई जिक्र आपका कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा। बट यस आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ये जरूर देखने को मिलेगा कि देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो टर्म अपने आप में क्या कहती है, प्राइम अमंग ऑल द मिनिस्टर्स, कि सभी मंत्रियों के बीच में जो सबसे प्रधान होगा उसको प्राइम मिनिस्टर बोला जा रहा है। ये कोई अलग से चीज नहीं है, ठीक है। मिनिस्टर्स के बीच में से ही जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होगा उसको प्राइम मिनिस्टर बोला जाएगा। तो ये सारे जो आर्टिकल्स है ना प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ डील कर रहे हैं वो आपके आर्टिकल 74-75 ही है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो पार्टी मेजोरिटी में होती है वो आपकी सत्ता में रहती है, और यही सारी चीजें आपका आर्टिकल 74-75 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, पहली स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इन पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और थर्ड की अगर बात करें, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द कैबिनेट गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और द वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है। तो पहली स्टेटमेंट की अगर बात करें, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बिल्कुल सही नजर आ जाएगी, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, लेजिस्लेचर को, क्योंकि जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर। आपने देखा होगा सवाल जवाब होते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि सरकार क्या कर रही है इस मुद्दे पे, क्या नहीं कर रही है, तो वही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड बात करें, इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये बात भी बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो गवर्नमेंट होती है ना, जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होती है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है उनके वहां के लेजिस्लेचर के लिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म में होता है, प्रेसिडेंशियल में नहीं होता है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। तीसरी की अगर बात करें, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द कैबिनेट गवर्नमेंट और द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और द वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं, अगर यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होता तो उसको कैबिनेट गवर्नमेंट, उसको वेस्टमिनिस्टर गवर्नमेंट बोला जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोला जाता है। इस हिसाब से देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, तो यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है, दैट इज द थर्ड स्टेटमेंट। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, क्या है हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसके फीचर क्या है। पहले स्टेटमेंट है आपकी, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है, पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर्स मेजोरिटी सीट्स इन द पार्लियामेंट फॉर्म्स द गवर्नमेंट। थर्ड है आपकी, द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन द पर्टिकुलर। देखो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बट आप इन स्टेटमेंट्स के थ्रू हमारा जो मुद्दा है उसको समझने की कोशिश करो। क्या है, कह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट है जो यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फीचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इंडियन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में कौन से फीचर यहाँ पे सही आपको देखने को मिल रहे हैं। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, ये पहली स्टेटमेंट सही है आपकी। प्राइम मिनिस्टर ही हमारा रियल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट तो नॉमिनल होता है। पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर्स मेजोरिटी सीट्स इन द पार्लियामेंट फॉर्म्स द गवर्नमेंट, सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड की बात करें, द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन द पर्टिकुलर, ये तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो अगर ये क्वेश्चन के ऑप्शंस होते तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यही ऑप्शन होते, आपके ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट यहाँ पे नजर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज मिनिस्टर्स हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर द पीरियड ऑफ, कि कौन सा ऐसा बंदा है, मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो
किसी भी मिनिस्टर को अलाउ करता है वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो है रह सकता है, या फिर कोई भी पर्सन ऐसा जो कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है मिनिस्टर बन सकता है, बट कितने समय के लिए, कितने टाइम के लिए वो रह सकता है। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है आपका 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, 12 और 9 कॉन्जिक्यूटिव मंथ। तो देखो कोई भी पर्सन ऐसा, मतलब आप, मैं और कोई भी ऐसा आदमी जो कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है मिनिस्टर बन सकता है। सेम ऐसा हुआ था किसके साथ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ, ठीक है। तो वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जब नहीं थे, मतलब लोकसभा से नहीं थे, तो फिर भी वो प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और अगर मतलब मान लो कोई बंदा मेंबर ही नहीं है, चाहे लोकसभा राज्यसभा किसी का भी मेंबर नहीं है, तो भी वो मिनिस्टर रह सकता है, बट फॉर द पीरियड ऑफ कितना, ऑप्शन ए 6 महीने के लिए। विद इन द 6 मंथ जो है उस पर्सन को कहीं ना कहीं से राज्यसभा या लोकसभा का इलेक्शन जीत के आना पड़ेगा, तभी वो आगे का जो टर्म है उसको कंटिन्यू कर पाएगा, वरना वो आगे मेंबर नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, किसके बारे में, ये हमने बात किया था वैसे तो ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन बी की बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, या फिर सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको बजट कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं के ऊपर जो ये आर्टिकल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? तो देखो पहली स्टेटमेंट के बारे में अगर बात करें, इसमें थोड़ा सी ध्यान देने वाली चीज क्या है, जल्दबाजी में आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा, द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी उल्टी है। अगर ये ऐसा होता कि द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द किसकी, प्राइम मिनिस्टर, तो ये स्टेटमेंट सही होती। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट होता और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता, पर ये उल्टा है, तो ये स्टेटमेंट आपकी। लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर राष्ट्रपति के पास है और वो ऐसा कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है। ओनली बी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर होगा, पहली वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। यस, तो आज के सेशन में हमारे पास बस इतने ही क्वेश्चन हैं। आज के सेशन में हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपकी अमेंडमेंट से रिलेटेड है, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड चीज़ें जो है डिस्कस की हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इस सेशन के अंदर अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसके साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अदर एस्पिरेंट्स तक भी ये पहुँच पाए। हम इस चैनल पे यही कोशिश करते हैं कि आपको क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू पढ़ाया जाए ताकि आपके एग्जाम से पहले आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक बन जाए। अगली बार मिलेंगे आप लोगों से नए टॉपिक के साथ नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।